हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो हमारा वेबिनार है, आज के जो हमारे मेहमान हैं, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूँ तो मिस्टर मनीष धवन जो फाउंडर पार्टनर है मिस्टिक वेल्थ के, और उनको ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, एंड वो अभी मोमेंटम एंड ऑप्शंस डेस्क में हेड करते हैं। ऑल्सो मनीष इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन इन इंडिया एज अ को होस्ट फॉर स्टॉइक पॉडकास्ट, जो बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है। आज एक्चुअली हमारे यहाँ पे 2 इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। जो सेकंड है वो है दयानंद देशपांडे, जो अगेन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर हम एक तरफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे और दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी सारे वेबिनार्स हुए हैं वहाँ पर मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बात नहीं हुई है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, प्लस किसने मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, हम ये भी सीखेंगे। तो जो मिस्टर मनीष है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे बात करेंगे। रिस्क क्या हो सकती है, रिटेल इन्वेस्टर ने क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। प्लस जो मिस्टर दयानंद देशपांडे हैं वो एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पिन ऑफ इन्वेस्टिंग में है। अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो स्पिन ऑफ इन्वेस्टिंग से कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम सर, शो में आपका बहुत स्वागत है। एंड आज हम इस शो से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि नॉर्मली जितने भी वेबिनार्स हम करते हैं, जितने भी इंटरव्यूज हम करते हैं, दोज आर बेसिकली अराउंड की लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए हम क्या करना चाहिए, रिसर्च प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक सेशन जहाँ पे हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। आज आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जैसे ऑडियंस को बेसिक सवाल ये आता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है। मतलब मोमेंटम तो बहुत लोग सुनते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, बट ये दोनों एक्चुअल में होता क्या है एंड डिफरेंस क्या है, एंड आप क्या फॉलो करते हैं? Right. First of all, thanks for having me here. I hope I'll be able to add some value to your subscribers. So, Varsha, momentum investing in a nutshell is इस पे बैक टेस्ट हो रखा है। ये बेसिकली एक पार्ट ऑफ फैक्टर है। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग एक फैक्टर इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, उसी तरह मोमेंटम भी एक फैक्टर है। आई जस्ट गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड कि ये फैक्टर की एफिकेसी क्या है और ये इतना फेमस हुआ कैसे। सो यूजीन फार्मा एक इंसान थे जिन्होंने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की थ्योरी लिखी थी, which theory basically said कि markets are efficient and you cannot beat the market. एंड वो काफी फेमस हुआ पेपर, एंड उसी पेपर के बेस पे सारी पैसिव इन्वेस्टिंग शुरू हुई कि आप सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट चेजिंग अल्फा, क्योंकि एक अल्फा सर, एक मिनट, आई गेस कुछ नेट इशू आ रहा है। जस्ट जस्ट अ सेकंड। या गुड टू गो। Yeah, so Eugene Fama basically came up with this hypothesis, efficient market theory, which said कि आप कुछ भी अल्फा अपने आप जनरेट नहीं कर सकते, मार्केट को बीट करना इम्पॉसिबल है, पैसिव इन्वेस्टिंग इज ऑल यू कैन डू। नाउ ड्यूरिंग हिज रिसर्च इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेटर ही बेसिकली कन्फेस्ड, उन्होंने एडमिट किया कि मैं गलत था, ये एक एनैमली है जो मेरे समझ नहीं आई। देयर इज दिस एनैमली कॉल्ड मोमेंटम, ये पैसिव मार्केट को बीट करती है और अल्फा जनरेट करती है। सो दिस इज हाउ दिस होल फैक्टर इन्वेस्टिंग का जन्म हुआ। अब एसेंशियली है क्या ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग? ये है कि आप this been research which found that when you shortlist let's say stocks on the basis of ROC बोले तो रेट ऑफ चेंज, पिछले 12 महीने में अगर आप ये कैलकुलेट करें कि सबसे तेज कौन भागा स्टॉक्स में से, लेट्स से 750 स्टॉक्स हैं, उसमें से आपने उन सबको रैंक कर दिया कि सबसे तेज कौन भागा है पिछले 12 महीने में। अब आप उनके टॉप 10 या टॉप 20 डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन साइजिंग, आप उन्हें खरीद लेते हैं और अगले महीने फिर 1 तारीख को या 2 तारीख को या जो भी तारीख आपकी फेवरेट डेट है, उस पे आप फिर रीबैलेंस करके पूछते हैं अब सबसे तो तेज कौन है।
जो उस लिस्ट से निकल गए उन्हें बाहर निकाल दिया, जो नए आए उन्हें रख दिया। सिर्फ इतना करने से the research shows that you will beat daylights out of the normal buy and hold index or your benchmark passive investing. So in a nutshell, ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सार कि जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाता रहता है। एंड सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग सिर्फ ये कोशिश करता है कि टू कैप्चर दैट अल्फा, ऊपर जाते हुए स्टॉक्स के साथ हम जुड़े रहें जब तक वो ऊपर जा रहे हैं। नाउ रिमेंबर वर्षा, मीन रिवर्जन होती है, दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। वैल्यू इन्वेस्टिंग मीन रिवर्जन पे ही बेस्ड है, लेकिन वो साइकिल लंबी है, वो 3 साल की साइकिल है। मीन रिवर्जन से पहले जो साइकिल का पार्ट है जिसमें ऊपर जाने वाली चीज ऊपर ही जाती रहती है, उस टाइम पीरियड को कैप्चर करने को मोमेंटम फैक्टर बोलते हैं। ये जो मोमेंटम है किस प्रकार के होते हैं? गुड क्वेश्चन। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली आप मोमेंटम को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट मोमेंटम, एक है रिलेटिव मोमेंटम। एब्सोल्यूट मोमेंटम का मतलब हुआ कि आप किसी एसेट क्लास को उसी से कंपेयर कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लेट्स से आप एक म्यूचुअल फंड को उसी की परफॉर्मेंस पे ही जज कर रहे हो। से आप कहते हो कि मैं डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिर्फ तभी खरीदूंगा अगर उसके पिछले 3 महीने में उसकी रिटर्न 6% से ज्यादा है, 6% से ऊपर है। अगर है तो मैं उसमें बना हुआ हूं, अगर वो नहीं है अगले महीने में फिर चेक करूंगा, अगर वो नहीं है देन आई विल मूव टू कैश, देन नेक्स्ट मंथ फिर चेक करूंगा, अगर वो फिर से उस रिटर्न पे आ गया देन आई विल हॉप इन अगेन। सो ये है एब्सोल्यूट मोमेंटम, वेयर यू जजिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक और द इंस्ट्रूमेंट ऑन इट्स ओन परफॉर्मेंस इटसेल्फ। दूसरा होता है रिलेटिव मोमेंटम। रिलेटिव मोमेंटम में आप 2 अलग-अलग एसेट क्लासेस को आपस में कंपेयर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि या तो मैं निफ्टी में रहूंगा या मैं गोल्ड में रहूंगा जो तेज भाग रहा है, और ये रिबैलेंस मैं हर महीने करूंगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोमेंटम। अब एक तीसरी वैरायटी है जिसको बोलते हैं डुअल मोमेंटम। हमने इंटरव्यू लिया था गैरी एंटोनाची का। आप आपके सब्सक्राइबर्स उसको गूगल सर्च कर सकते हैं, स्टॉइक टॉक्स में हमारा पॉडकास्ट था, काफी फेमस हुआ। इसमें गैरी एंटोनाची बेसिकली केम अप विद अ कांसेप्ट कॉल्ड डुअल मोमेंटम, जिसमें उन्होंने दोनों को जोड़ दिया, एब्सोल्यूट को भी और रिलेटिव को भी। एंड दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दिखाया, उन्होंने एक बुक भी लिखी है डुअल मोमेंटम, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ओवर अ पास्ट 60 ईयर का बैक टेस्ट दिखाया how it has beaten daylights out of buy and hold. So in nutshell, momentum investing is either absolute or relative, and then there is also combo between absolute and relative. कई लोग उसे इंडाइसिस पे ही चलाते हैं और कई लोग उसे स्टॉक्स पे चलाते हैं। My understanding to momentum investing is कि आप हाई बाय करते हैं, हाई लेवल पे बाय करते हैं, उससे हाई लेवल पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर हाउ टू जज इट कि आगे ये स्टॉक बढ़ने वाला है? बिकॉज कुछ कंपनी तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वहां पर इतनी वोलेटिलिटी नहीं आएगी, बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज, हाउ वन कैन जज कि यहाँ से मैं बाय तो हाई प्राइस पे कर रहा हूँ लेकिन मैं सेल भी इसको हाई प्राइस पे कर पाऊंगा? Very good question, Varsha. So this is where the concept of backtest comes. See, this is a myth that saying कि blue chip company को मैं अगर महंगा खरीदूंगा तो उसे और महंगा बेच सकता हूँ। See, as momentum investors, we are totally data driven. हम हेयर से पे नहीं जा सकते कि लोग कहते हैं कि ब्लू चिप कंपनी में पैसा बनता है। डेटा झूठ नहीं बोलता। यू बेसिकली बैक टेस्ट एवरीथिंग कि अगर मैं 12 महीने में जो सबसे तेज भाग रहे हैं उनके साथ रहता हूं तो क्या होता है। देन यू कैन डिवाइड द यूनिवर्सेस एज वेल। आप बोलो कि मैं खाली ये स्ट्रेटजी निफ्टी 50 पे चलाऊंगा जो कि सारे लार्ज कैप्स हैं, या फिर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे चलाऊंगा, या मैं टोटल यूनिवर्स पे चलाऊंगा। जब आप ये बैक टेस्ट करेंगे तो आप ये जानेंगे कि मोमेंटम बेसिकली गिव्स यू अ किक, द अल्फा, अक्रॉस ऑल यूनिवर्सेस। जो ऊपर जाता है वो ऊपर जाता रहता है। In fact, the alpha is much more in the smaller names compared to Nifty 50. Blue chip तो फिर भी there is a upside cap,
कि वो कितना ही बढ़ जाएगी. फॉर अ निफ्टी 50 स्टॉक टू डबल इज लाइक अ रियली बिग डील. बट जो नीचे के स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप्स हैं, जो मिड कैप्स हैं, इवन जो निफ्टी नेक्स्ट 50 हैं, ये लोग बहुत तेज भाग सकते हैं ये स्टॉक्स, राइट. वी हैव हैड सो मेनी मल्टी बैगर्स. हमारा एक बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स था, वो 6 बैगर गया. एक गोवा कार्बन था, वो 9 बैगर गया. अब यू कैन नॉट रियली गेट 9x रिटर्न्स इन अ निफ्टी 50 स्टॉक. अदानी स्टॉक्स थे, वो 5x गए. सो दिस इज अ मिथ सेइंग दैट कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ब्लू चिप्स पे ही करनी चाहिए. In fact, our understanding and our backtest suggests that the real alpha is in the mid cap segment. मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बोलूँगी कि सर ने जो बुक्स रिकमेंड की हैं आप वो ज़रूर पढ़ें एंड ऑल्सो डू विजिट द चैनल. सो इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर. बहुत एक्चुअली मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में आज से जितना पता नहीं था, बट आज मुझे बहुत मज़ा आया. समथिंग यूनिक आई गॉट टू लर्न. सो रियली रियली थैंक यू वेरी मच. एंड अभी हम फिर से सर के जो पार्टनर है मिस्टर देशपांडे सर, हम उनसे बात करेंगे एंड हम उनसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे. So thank you, sir. Thank you very much for joining. Thanks, Varsha. Thanks for having me here. Okay. तो मैं और मनीष दोनों एक स्मॉल केस चलाते हैं कॉल्ड मिस्टिक वेल्थ. उसमें 2-3 टाइप के हम ऑफरिंग्स हैं. मनीष ने जैसे बताया होगा, एक है मोमेंटम, एक है वैल्यू और एक है ऑप्शंस. और we also call it as there is another offering which is a mix of momentum and gold. It is called MWG. मेरा ये पैशन है इन्वेस्टिंग, और जब से मैं और मनीष मिले हैं तब से हमने स्पिन ऑफ इन्वेस्टिंग में मिलके बहुत अच्छा काम किया है. एंड वी हैव फाउंड वेरी गुड मल्टी बैगर्स इन स्पिन ऑफ इन्वेस्टिंग. जी सर, मैं एक्चुअली आपके बारे में पढ़ रही थी एंड आपका फोर्टे इज स्पिन ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें हम कुछ देर में हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन सर अगर मैं शुरुआत से आई मीन क्वेश्चन आपसे पूछूं तो व्हाट मेड यू चूज वैल्यू इन्वेस्टिंग ओवर मे बी से मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो आपके पार्टनर करते हैं? ये डिपेंड करता है. जैसे मैं शुरू से मैंने while doing MBA मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की बुक पढ़ी, एंड इट वाज रिटन बाय द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, मिस्टर बेंजामिन ग्राहम. सो उनकी बुक से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था एंड आई लाइक्ड इट बिकॉज उसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है, बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है. वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और जो जैसे वॉरेन बफेट बोलता है कि किसी को अगर समझ में आया कि 100 रुपए की जो चीज है अगर 40 रुपए में मिलती है और वो सस्ती है, ऐसा अगर स्टॉक मार्केट में किसी को पता चलता है तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ जाएगा. बट कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है, तो कितने भी बार बताओ तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ नहीं सकते. तो मेरा बैकग्राउंड ये था, और मुझे ये बहुत बात भाई कि ये दिस वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है. एंड फिर मैंने उसके ऊपर स्क्रीनर बनाए उन सालों में, और स्क्रीनर से मैं असेट प्लेज या व्हाट दे कॉल इट एज सिगार बट्स वो ढूंढना शुरू किया. दैट इज हाउ माय इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड. सर जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई शेयर आपको सस्ता मिल रहा है तो उसको खरीदना चाहिए. तो सर क्या नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वैल्यू बाय को ढूंढते ढूंढते हम वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि उन कंपनीज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपका पी तो लो है, स्टॉक तो सस्ता है, बट अगेन स्टॉक सस्ता है फॉर अ रीजन कि मे बी इंडस्ट्री में टेलविंड्स नहीं है, या कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, या कंपनी में ग्रोथ नहीं है, या मैनेजमेंट खराब है. तो सर नॉर्मली बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि वैल्यू बाय करके वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं. तो नॉर्मली आम इन्वेस्टर ने मतलब इससे कैसे बचना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत फंस जाते हैं इन चीजों में. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज जो अभी मेरा एक्सपीरियंस है, शुरू में मैं भी ऐसे वैल्यू ट्रैप्स में फंस गया था, एंड मैंने ये आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे.
कि asset plays, value plays, are their price earnings हो या their valuation is low because of some reason, and it is important to distinguish कि ये इसमें value है in the sense if it is just asset play and as a special situation आप just get that trigger and get out, then it is fine. Otherwise, if you hold it for longer period, then you become a part of that value trap. तो ये हार्ड वे हमने सीखी है. तो अभी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग एसेट प्ले करना चाहते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि ग्रोथ कंपोनेंट जो है जो बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर मिस करते हैं, दैट ग्रोथ कंपोनेंट आल्सो शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो ये जो प्राइस अर्निंग्स वगैरह, दीज आर ऑल शॉर्टकट्स टू find out whether there is the value value buys are there or not. So ये shortcuts are not sufficient. आपको you have to go deeper and analyze, find out about the company, whether it is turning around, whether it is growing to grow, and if there are any triggers, and there has to be a triggers for if you are playing these value buys, then कोई तो ट्रिगर होना जरूरी है, कोई तो शॉर्ट टर्म ट्रिगर होना चाहिए. मे बी बायबैक होगा, कोई ओपन ऑफर होगी, देयर मस्ट बी सम ट्रिगर और देयर इज सम मैनेजमेंट चेंज. तो वो ट्रिगर अगर नहीं है तो आपका वैल्यू ट्रैप में फंसने का चांस ज्यादा है. तो हमने बहुत सारे ऐसे और यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो it is should not be taken as a recommendation, and they should do their own due diligence and take the help of their financial consultant before taking any decisions. सर अभी आप एसेट प्ले की बात कर रहे थे, तो सर हमारे डिटेल इन्वेस्टर्स को अगर आप समझा सकें कि एसेट प्ले क्या होता है, उसका अगर एक एग्जांपल देंगे तो उनको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा. जरूर. जब हम बोलते हैं एसेट प्ले तो हम जब वैल्यू इन्वेस्टिंग जनरली लोग देखते हैं कि most of the people, other investors, they will be analyzing the profit and loss statement. Whether company is growing, what is the growth rate, what is the profitability, what is the OPM margins, etc. When we say asset plays, हम बैलेंस शीट का एनालिसिस ज्यादा कर रहे हैं. तो कई बार आपको दिखाई देगा कि कंपनी के और ऐसे जो ऐसे अभी भी एग्जांपल्स कुछ है जो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि जिनमें बैलेंस शीट का जो दे आर डेट फ्री और उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उनमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू इटसेल्फ, दैट इज अ करंट एसेट इटसेल्फ, व्हिच आर लिक्विड एसेट्स, आर मोर देन देयर टोटल मार्केट कैप. इसका मतलब आप जब कंपनी खरीद रहे हैं तो कंपनी का जो बिजनेस है, सपोज वो ग्रो नहीं हो रहा है, अनलेस ऑफ कोर्स इट इज नॉट मेकिंग लॉसेस. अगर वो आप खरीद रहे हो तो आप कंपनी के साथ आपको वो जो कंपनी आपको फ्री में मिल रही है क्योंकि उनके पास जो कैश है, एसेट्स है, उसकी वैल्यू कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा है. अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आप देख लीजिए स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स कंपनी. आप अगर देखेंगे ये कंपनी का, वो नेटवर्किंग में वगैरह है, उनके पास 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स है, जो कैश है उनके पास पड़ा हुआ. ओके, एंड दिस कंपनी हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ buybacks, open offers. So they recently sold another land of 25 crores in Mumbai. So they have around more than 150 crores. And the company का market cap आज के दिन में around 135 या 40 crores. तो इसका मतलब अगर कंपनी टर्न अराउंड होती है, of course, which is not happening yet, maybe happen in maybe couple of years, that is what I say, it is an asset play, or it is a kind of a, when Warren Buffett he started his journey, or even Benjamin Graham, they used to look for such kind of a cigar butts. Right. उसको कहते हैं ये cigar butt investment. So these are the deep value investing concepts. तो ऐसे प्लेस है अभी भी बहुत रेयरली मिलते हैं. सर जी, I hope you understood the. Yes sir, definitely, बहुत आसानी से.
एंड सर जैसे स्पिन ऑफ पे हम आएंगे 2 मिनट पे, बट आपका एक रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? मतलब जब भी आप सेक्टर्स देखते हैं या जैसे सेक्टर्स मान लो 10-15% से ग्रो कर रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी कंपनी कितने परसेंट से ग्रो करे? प्लस आप मार्केट फाइंड आउट करें कोई भी कंपनी को, उसके पहले आप कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? मतलब आपने जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, सो व्हाट इज एक्चुअली द रिसर्च प्रोसेस जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने फॉलो करनी चाहिए? हाँ, देखिए अभी अगर हमारी रिसर्च के बारे में बात पहले करता हूँ, क्योंकि हमने जो ये स्मॉल केस यहाँ पर प्रोवाइड किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसका नाम है मिस्टिक वेल्थ। तो उसमें हमने जो हमारा निश हमने पकड़ लिया है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, हम उसको बोलते हैं स्पेशल सिचुएशंस। और स्पेशल सिचुएशंस में भी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम फोकस करेंगे डिमर्जर्स और स्पिन ऑफ्स के ऊपर।